सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को जोहार। हम लोग मॉर्निंग में अभी जो क्लास किए हैं, मॉर्निंग के क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक अप्रोच देखा कि मॉडर्न इंडिया की क्लास को कैसे करनी है, इसके लिए कैसे आपको स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी है। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ये लाइव सेशन में ही हम लोग इसको कंडक्ट करते। और इसका ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का कि हम लोग कुछ PYQs को भी डिस्कस करेंगे कि मतलब 5th JPSC, 6th और 7th JPSC में जो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक चर्चा कर लेते हैं कि आपको एक थीमेटिकली मिल जाएगा ओरिएंटेशन कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक पैटर्न इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो इस लास्ट मोमेंट में वो तरीका सीखें और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और सभी को पता है कि मॉडर्न इंडिया इससे आपसे कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 5 क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दैट 5th JPSC ये 2013 का क्वेश्चन है, और इस साल मॉडर्न से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो मॉडर्न से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। 5th JPSC 2013 में जो कंडक्ट किया गया था उसमें क्वेश्चंस के नेचर और यहाँ पर तरीका जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपको सीखना है। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन मुझे दिख गया कि इसमें अभी मॉर्निंग में जो क्लास किए थे उसमें हमने एक बताया था कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन क्या होता है ना। ये हालांकि मेडिएवल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का मेन रीजन्स क्या था उसमें मैंने क्या बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब मनसबदारी सिस्टम, वो डिक्लाइन हो गया। और साथ में जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया था, कौन सा रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया था? टोडरमल बंदोबस्त बोलते थे, जिसको आईने 10 साला सिस्टम बोला जाता है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया, जिसके चलते मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हो गया था। तो एक क्वेश्चन उसी नेचर का है कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, कि निम्न में से कौन सा जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स है, उसको बंदोबस्त व्यवस्था जाना जाता है? जब्ती सिस्टम, 10 साला सिस्टम, नस्क सिस्टम और कानकुट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड 10 साला सिस्टम, है ना। इसी को हम लोग आईने 10 साला सिस्टम बोलते हैं। तो ये हालांकि मेडिएवल का क्वेश्चन है, लेकिन मॉडर्न पे आते हैं हम लोग। सो मॉडर्न में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? माने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस से क्वेश्चन पूछा गया कि रिंग फेंस की पॉलिसी किससे रिलेटेड है। इसके बाद कुछ ऑप्शंस है ना, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉरेंस है, डलहौजी है, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड क्लाइव। तो सभी को पता है कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, मॉर्निंग के ओरिएंटेशन क्लास में क्या बोला कि कॉलोनियलिज्म का 3 पार्ट है। एक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरा कब क्या है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और तीसरा पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तो वही है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कि इनिशियली ब्रिटिशर्स एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, माने फ्रेंडली स्टेट। और वो फ्रेंडली स्टेट जब बन गया तब उन्होंने एनेक्सेशन शुरू किया था। तब सब्सिडरी अलायंस, देन उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे पॉलिसीज को उन्होंने परस्यू किया। और उसके बैकग्राउंड में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उसके बैकग्राउंड में जुडिशियल रिफॉर्म्स किया, उसके बैकग्राउंड में सोशल रिफॉर्म्स किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स किया, तब जाके उन्होंने इस तरह से अपने पॉलिसी को डिज़ाइन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें गवर्नर जनरल्स की लिस्ट को आप जरूर याद करें। और गवर्नर जनरल का लिस्ट को याद करने का 2 तरीका है। सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं याद करें उसको, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पर लिंक के साथ तैयार करें, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है रिंग फेंस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। सो वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना, कॉलोनियलिज्म की पॉलिसीज को आप पढ़ें। पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म कि मतलब किस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ पर पैरामाउंट पावर बना, ये पढ़ना है। दूसरा चीज़ कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 और 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे?
माने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था? ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कब ऑर्गेनाइज हो रहा है? 1845 और 55 में। तो ये पूछ रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो कुछ नाम है जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर यदि आपको गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और 1857 की क्रांति के बाद वही क्या कहलाए थे? वाइसराय। तो यदि यहाँ पर एक लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, गवर्नर्स के लिस्ट याद रखने पड़ेंगे कि किसका कौन सा टेन्योर था, कौन कौन क्या थे। तो जो आपका स्पेक्ट्रम की किताब है उसके पीछे जो अपेंडिक्स दिया हुआ है वहाँ से आप याद कर लिए उसको। तो ऐसे भी गेस कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे ना, 1848 से लेके 55 तक यही डलहौजी थे। तो उसी टाइम पे ये कुछ टाइम पीरियड है, तो डलहौजी इसका राइट आंसर होगा। मतलब आपको गवर्नर जनरल क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर, है ना। ये 2013 का मैं ओरिएंटेशन पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, राइट। अभी इससे थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है, लेकिन फिर भी जानना पड़ेगा कि किन एरियाज पे ये फोकस कर रहा है ना। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखें, मतलब थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न। ये पूछता है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन थे? ऑप्शन दे रहा है आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, राजा राममोहन रॉय या मेघनाथ देसाई। इसमें से पूछ रहा है कि कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले फर्स्ट इंडियन थे। तो आप ये कैसे याद रखोगे, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है बेसिकली ना। आप ये देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें मॉडरेट फेज है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन सा फेज? मॉडरेट फेज है। और मॉडरेट फेज का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने नेशनलिज्म के सीड को बचाया, ये पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो ब्रिटिश का मिथ है उसको भी एक्सपोज किया इन्होंने, जैसे ड्रेन थ्योरी दिया, ये सब बातें करा। ड्रेन थ्योरी कि फर्स्ट टाइम हमको ये समझ में आया कि बेसिकली जो बैकवर्डनेस का मेन रीजन क्या है, ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म की एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स हैं। और ये एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स क्यों ना, उसके बहुत सारे रीजन है। तब आपको कॉलोनियलिज्म के थ्योरीज पढ़ने होंगे कि किस तरह से मर्केंटाइल पॉलिसी है, उसके बाद फ्री ट्रेड पॉलिसी है, फिर मास कैपिटलिज्म पॉलिसी है। तो बेसिकली मॉडरेट लीडर हैं आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और दूसरा, दादा भाई नौरोजी बेसिकली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन माने प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, जो एक चैप्टर है, वहाँ से दादा भाई नौरोजी ही एक्टिव थे। कहाँ पर? यूरोप में। तो पहले मेंबर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो मॉडरेट लीडर थे, बेसिकली मॉडरेट फेज पढ़ना है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप पढ़े, मॉडरेट्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, रिवॉल्यूशनरीज है, गांधीयन है, ऐसे पढ़ेंगे तो आंसर यहीं से निकलेगा। तीसरा मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो है मॉडर्न से, ये पूछ रहा है आपसे कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। ठीक, तो जब भी मॉडर्न पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आप एक कनेक्टिविटी में मॉडर्न पढ़ें, फिर उसके बाद झारखंड के एपिसोड को निकाल के पढ़ लें। तो इस तरह से आपका तैयार होगा। तो है ऑप्शन कि अल्लूरी सीतारामा राजू, जोड़ाराम, ठक्कर बापा, रानी गेडिलियो, कि इसमें से गांधी जी और उसके फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होने वाले पहला आदिवासी नेता कौन था। तो उसमें जो आंसर है वो जोड़ानांग है। तो सिर्फ आंसर जानना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है ना। गांधी हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने गांधीयन फेज, सो गांधीयन फेज ऑफ जो पॉलिटिक्स है, सबसे पहला फेज को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मॉडरेट्स। उसके बाद क्या कहलाता है? एक्सट्रीमिस्ट। फिर उसके बाद क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशनरीज। फिर उसके बाद क्या कहलाता है? गांधीयन फेज। तो ये पूरा नेशनल मूवमेंट इसी तरह से तोड़ के पढ़ेंगे। और उसके बाद जब गांधी आएंगे और मूवमेंट के एंगल से पढ़ना है, तो सबसे पहला मूवमेंट क्या पढ़ेंगे? स्वदेशी मूवमेंट। यहीं से नेशनलिज्म का शुरुआत हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट।
फिर स्वदेशी मूवमेंट के बाद कौन सा मूवमेंट आ गया बताओ ना, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद कौन सा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। सीडीएम के बाद कौन सा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये मूवमेंट के हिसाब से जब आप पढ़ें मॉडर्न को तो इस तरह से तोड़ के पढ़ें कि स्वदेशी मूवमेंट 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट इज 1919 मैंने रॉलेट एक्ट के बाद 1920 में शुरू हो गया, सीडीएम 1930 में शुरू हो गया और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ग्वालियर टैंक के बाद शुरू हो गया। तो इस तरह से आप पढ़े इसको। जब आप मॉडरेट्स पॉलिटिक्स पढ़ें तो ये पॉलिटिक्स को कैसे डिवाइड करेंगे ना, 1885 माने इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने के बाद 1905 तक मॉडरेट्स फेज कहलाता है। और ये मॉडरेट्स फेज के बाद जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सा है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, माने 1905 से लेके 1911 तक आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज है। उसके बाद 1911 से लेके 1919 तक है ना, 1919 तक ये लगभग रिवॉल्यूशनरी फेज कहलाता है। और उसके बाद गांधीयन फेज शुरू हो जाता है 1919 से लेके 1947 तक, देश आज़ादी तक गांधीयन फेज कहलाता है। तो ये मॉडर्न को पढ़ने का तरीका है। तो वही पूछा है, गांधीयन फेज को पढ़ना पड़ेगा, माने गांधी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है इसका जोड़ा नाम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी माने ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, देन जतिन दास एंड मौलाना मोहम्मद अली। तो फ्रंटियर गांधी बेसिकली सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से पूछा, ये 5th क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी, ठीक, फ्रंटियर गांधी। तो जब फ्रंटियर गांधी कहाँ मिलेंगे आपको ना, रेड शर्ट्स मूवमेंट है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट्स मूवमेंट इनको बोलते हैं। और ये जब आप इसको पढ़ेंगे एपिसोड को तो यहीं पर मिलेगा। इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट जब आप पढ़ेंगे तो रुक के पढ़ें कि कौन कौन लीडर थे, क्या कारण था और क्या इसका आउटकम निकला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पढ़े तो क्या रीजन था और क्या आउटकम निकला। फिर जब सीडीएम पढ़ेंगे तो इसके कौन लीडर थे, क्या रीजन था और क्या आउटकम निकला, तभी आप हैंडल कर पाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट जब आप पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, इसको रुक के पढ़ें, क्या रीजन थे, कौन कौन लीडर था, क्या उसके आउटकम थे। तो ये 3 इस तरह से एंगल में पढ़ेंगे कि कभी भी 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें तो सबसे पहले रीजन, तभी ये शुरू हुआ, उस समय के लीडर, उस समय के लीडर, और उसके बाद इसका ईयर तो याद हो ही जाएगा, आउटकम। ये 3 पॉइंट्स पे हमेशा ये चारों चीज़ों को पढ़े। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे गांधी वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद दादा भाई नौरोजी वाला भी क्वेश्चन बनेगा, दादा भाई नौरोजी वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इस तरह से पढ़ें। उसके बाद फ्रंटियर गांधी वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, है ना। जैसे अभी और देखेंगे कि जैसे पूछा गया है अभी कि जब सॉल्ट सत्याग्रह चला गया तो गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो ये बेसिकली इन्हीं 3 एंगल से पूछेगा, है ना, कहीं से भी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी, है ना, माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो इनका ऑब्जेक्टिव है, नारा है, वो कहाँ पर फर्स्ट टाइम माने डिक्लेयर किया गया। लाहौर में, बी अमृतसर, सी लखनऊ एंड डी त्रिपुरा। तो आंसर क्या होगा, लाहौर सेशन, सभी को पता है। 5th के बाद 6th क्वेश्चन जो पूछा ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस माने लाहौर सेशन से पूछा। ऐसी बात करें हम लोग, लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन से अब क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट टाइम और भी कुछ पूछ सकता है। तो आपको कौन सा एंगल कहाँ पढ़ना है बेसिकली ना, अपेंडिक्स पढ़ें। अपेंडिक्स किसका, स्पेक्ट्रम का। और जो हमारा क्लासरूम अभी लाइव और जो भी चल रहा है उसको आप फॉलो करें, इसके साथ स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो अपेंडिक्स को याद यदि कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अभी तो लाहौर सेशन माने सेशंस को याद करना है आपको। तो सेशंस कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था। जैसे भी लाहौर सेशन पूछा तो ये पूर्ण स्वराज मिलता है। यहीं के बाद जूनियर नेहरू सीनियर नेहरू बन जाते हैं। उसी तरह से जब कराची सेशन होता है तो वहाँ पर हमको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट से कुछ लिया गया। तो इस तरह से आप तैयार रहेंगे कि सेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। और सेशन कहाँ से ना, इसको याद करने का मैंने बता दिया कि लास्ट में अपेंडिक्स है ना, उस लिस्ट को पूरा याद करें।
अपेंडिक्स में आपको गवर्नर जनरल मिल जाएगा, उस लिस्ट को तैयार याद करें, इसको याद करें ना, ये डुएबल है अभी, है ना। अब 6 क्वेश्चन की बात करें, मैंने 6 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा 7वें नंबर पे, देखें कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था ना। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था, रॉलेट एक्ट का क्या प्रयोजन था, तो रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जब लाया गया था, तो रॉलेट एक्ट के बैकग्राउंड में ही ये पहला सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी, रॉलेट सत्याग्रह। तो पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी थी कैरोट एंड स्टिक, एक हाथ में कैरोट दिखाती थी, दूसरे हाथ में स्टिक था उसका। तो व्हाट इज कैरोट ना, 1919 को जब याद करो तो इसके थोड़ा पहले क्या हुआ था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में इंडियन को सपना दिखाया गया कि हम लोग ये कर रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, और दूसरे हैंड में क्या करा कि आपके हैबीज कॉर्पस के राइट को ही छीन लिया। हैबीज कॉर्पस, ये क्या है हैबीज कॉर्पस? कि बिना किसी ट्रायल को ही अरेस्ट कर लेंगे हम, है ना। तो जो ब्रिटेन में लिबर्टी का बेसिस था हैबीज कॉर्पस, रॉलेट एक्ट में इसी को बेसिकली छीनने की बात की गई। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, और रॉलेट सत्याग्रह के बाद वो कौन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि स्वदेशी पढ़े तो कारण पढ़े, इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो कारण जब पढ़ेंगे तो कारण में आपको तुरंत मिल जाएगा, एक तो खिलाफत वाला इशू और उसके पहले रॉलेट, जस्ट उसके पहले हुआ था। तो रॉलेट सत्याग्रह पूछ रहा है कि बेसिकली लाने का क्या उसका प्रयोजन था, माने ऑब्जेक्टिव। क्या ये भूमि सुधार था, लैंड रिफॉर्म? नहीं। राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आपको बिना किसी ट्रायल का, बिना किसी चीज़ों का आपको अरेस्ट करने का पावर दे दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। माने एक हैंड में कैरोट है, कैरोट माने जैसे कि जो रिफॉर्म्स वो क्या है आपके मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में, और दूसरे हैंड में स्टिक है कि आपको बिना ट्रायल के हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, ये सब नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? ये स्पेक्ट्रम का किताब पढ़ना पड़ेगा ही आपको, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, 1885 से लेके जब कांग्रेस बना उससे लेके 1947 तक, ये मैंने फर्स्ट ओरिएंटेशन में भी बताया था कि इसी को पढ़ना है आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले, मैंने 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मॉडर्न से, वो पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था और उसका संबंध किससे है? सावरकर है, बी अजित सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी एंड डी बिपिन चंद्र पाल। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? अब क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है ना, ये रिवॉल्यूशनरीज से है। क्वेश्चन है किससे? रिवॉल्यूशनरीज से, रिवॉल्यूशनरीज। तो सभी को पता है मुजफ्फरपुर बम कांड, यदि पढ़े होंगे तो ना, रिवॉल्यूशनरीज में प्रफुल्ल चाकी एंड, तो इसका आंसर क्या होंगे? प्रफुल्ल चाकी। तो बेसिकली इन्हीं 4 फेजेस से है। पहली बात, अभी रिवॉल्यूशनरीज जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखो रिवॉल्यूशनरीज में इस साल तो ये पूछा है मुजफ्फरपुर बम कांड, अभी बैकलॉग या 7 JPSC में देखा उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, उसमें पूछ रहा है कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहीं से उठाया जाता है। इसमें और क्या क्या एंगल जा सकता है? युगांतर, 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 और कहाँ जा सकता है? अनुशीलन, अनुशीलन, ठीक। उसी तरह से उधर नॉर्थ ईस्ट में जा सकता है, ठीक है, चित्तू पांडे, M.N. रॉय, ये सारे जा सकता है। तो बेसिकली आगे चल के यही सब फिर आपका क्या बनता है? HRA, फिर HSRA। तो ये सब डायरेक्शन देखो ऐसे नहीं पूछा जाता है ना। तो इसका समझ में आया कहाँ पर? रिवॉल्यूशनरी। उसी तरह से गांधीयन फेज, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट को भी तैयार करेंगे आप, ठीक। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा गया है क्या कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, है ना, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये फैक्ट है 1891 में पारित किया गया। तो ये जब गवर्नर जनरल का लिस्ट पढ़ेंगे तो वहीं पर भी मिल भी जाएगा आपको, है ना, मॉडर्न के गवर्नर जनरल में है। तो इसीलिए मैं अपेंडिक्स बोला हूँ कि याद कर लेना है, ठीक। तो एक और है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसका आंसर क्या होगा? 1891, राइट, ये तो ठीक है।
अभी एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ इससे कि दैट इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया। किस साल क्या है ना, जो स्लेव ट्रेड है ना, स्लेव ट्रेड को रोक लगा दिया गया। 1764, 1789, 1789, 1858 और द 1868। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें कब की गई होंगी, जब ब्रिटिश को बंगाल का दीवानी राइट्स मिल गया होगा। दूसरा, शुरू के स्टेजेज में ही ये सब किया होगा कि जब सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे, तो 1764 होगा नहीं क्योंकि राइट्स मिला नहीं है। 1789 एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है। 1858 तब तक काफ़ी देर हो चुका था, और 1868 तो और बाद है, जिसका आंसर क्या होगा 1789 होगा इसका आंसर 1789। अब ये क्वेश्चन होगा कि लॉजिक क्या है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। इस तरह के क्वेश्चन को करने का लॉजिक वही है कि कॉलोनियलिज्म के फर्स्ट फेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, रिंग फेंस को। उसी तरह से जब आइसोलेशन के फेज को पढ़ना पड़ेगा, मतलब दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कॉलोनियलिज्म के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, माने पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो एक है रिंग फेंस, रिंग फेंस। दूसरा पॉइंट है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। तीसरा है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। ये मॉर्निंग में भी मैंने बताया। ये रिंग फेंस कब से कब तक चलाता है लोग, दैट इज कॉल्ड 1765 में जब मिल गया, वहाँ से मतलब 57 से शुरू हो गया था 1813 तक, और 1813 से लेके 1858 तक, और उसके बाद यूनियन 1858 से लेके 1947 तक। ये पीरियड्स में डिवाइड करता है, तो आपको जानना पड़ेगा। मतलब कहीं पर भी इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ना। एक चीज़ तो आप समझ रहे हैं कि 2013 में भी पेपर जो पूछा गया वो इलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक। ये अलग बात है कि हमारे जेपीएससी में अलग अलग टाइम में अलग अलग एलिगेशंस लगते रहता है, वो अलग बात है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड वही स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया उसके हिसाब से देखो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको कवर हो जा रही है। तो ये रहा 5th जेपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न, उसका बारे में अप्रोच और उसके डिस्कशन। थोड़ा 6th जेपीएससी में देखते हैं कि क्या पैटर्न में हमको बदलाव या इवॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो यदि 6th जेपीएससी में चलें तो वहाँ पर जैसा है एंशिएंट से 5, मिडिएबल से 5, मॉडर्न से 5, तो यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो 6th जेपीएससी का पेपर 2016 में हुआ। 6th जेपीएससी पीटी पेपर 1 ये कब होता है, ये 2016 में हुआ, ठीक। उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा इसके पैटर्न और जो रीजन है उस पर चलेंगे। यहाँ पर 5 साल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, राइट, एज पर दी प्लान, एज पर दी शेड्यूल गिवन। ना 5 क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखो, अप्रोच देखेंगे और स्टैंडर्ड देखेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है कि जो बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ, है ना। देर वाज ए रियासत जिसको बोलते हैं बघात, या जिसको हम लोग भगत भी बोल सकते हैं, भागत। तो इस रियासत का ब्रिटिश में क्या बोल रहा है, एनेक्सेशन कब हुआ, माने विलय कब हुआ। अब ये क्वेश्चन है, आंसर इसका 1848, 1850, 1852, 1853। तो ये प्योर फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वही जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज हैं। जब आप ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ेंगे तो ब्रिटिश पॉलिसीज का मैंने क्या तरीका बताया था, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तो जब आइसोलेशन वाली बात आएगी तो वहाँ पर टेक्निक्स देखा जाएगा कि क्या कौन कौन सा टेक्निक ये लोग लगाया। तो पहला टेक्निक क्या था, सब्सिडियरी अलायंस। पहला टेक्निक क्या था, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक। इसे अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी बैकलॉग वाले भी एग्जाम में पूछा गया कि पहला कौन सा था जिसके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया, ठीक। तो ये सब्सिडियरी अलायंस। दूसरा अभी देखेंगे तो उसी तरह का एक टेक्निक है का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे तो ये डलहौजी,
राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी 1798 में आ जाते हैं, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये सब्सिडरी अलायंस का ही है ना, सब्सिडरी अलायंस के तहत ये बागत स्टेट को भी एनेक्स किया गया था। तो ये सब्सिडरी अलायंस का ही क्वेश्चन है। अभी आपको रिसेंट जो पूछा गया, जो बैकलॉग का एग्जाम, उसमें भी यही पूछा गया कि पहला कौन है। तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि आखिर इसके तहत सब्सिडरी अलायंस में कौन कौन से स्टेट कब कब हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन सा हुआ, अवध जैसे मिसमैनेजमेंट के बेसिस पे हो गया। तो ये सारा लिस्ट पॉलिसीज का ही है, तो इससे घबराना नहीं है कि कहाँ क्वेश्चन चला गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। पहला सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी क्या है, देखो गांधीयन फेज ऑफ पॉलिटिक्स है और इसमें नमक आंदोलन मतलब वही मैंने क्या बोला कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जब मूवमेंट के हिसाब से चलेंगे तो पहला दैट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, ये पहला था स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद ये दूसरा क्या बनता है, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। तीसरा क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौथा क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दांडी मार्च, दांडी यात्रा। तो यही दांडी यात्रा जो है नमक सत्याग्रह कहलाता है। तो नमक सत्याग्रह में पूछ रहा है कि निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो बेसिकली इसी एपिसोड से है। तो ऑब्वियसली जो मैंने अपेंडिक्स बोला, या फिर जब आप किताबों को पढ़े स्पेक्ट्रम को, तो ये पूरा एपिसोड आपको आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, इनको रुक रुक के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कॉज कौन पर्सनालिटी है, कब हुआ, क्या उसका आउटकम हुआ, कॉज पर्सनालिटी क्या हुआ, क्या आउटकम हुआ। तो ये क्वेश्चन ये भी कहीं बाहर नहीं गया है, उसी अप्रोच से है, राइट। मैंने आपको मॉडर्न आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब 5 पेज का कुछ MCQ रट के जाएंगे तो उस क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि वहाँ बल्ब मारेगा। ये मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, तीनों है आंसर। अब ये देखो तीनों है आंसर, सरोजिनी नायडू भी है, राजकुमारी कौर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त में से सभी। इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है कि आप जो अपेंडिक्स आप पढ़ोगे ना, स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स, तो उस अपेंडिक्स में सब मूवमेंट के पर्सनालिटीज लिखे हुए हैं, सब मूवमेंट के पर्सनालिटीज लिखे हुए हैं। उन पर्सनालिटीज को रट्टा मारना शुरू करो, है ना, तो उसको रट्टा मारना शुरू करो, तो वहां से वो भिड़ेगा, राइट। तो दिस इज द वे दैट यू शुड प्रिपेयर। अब अगला क्वेश्चन देखें ना, 13 नंबर, इसमें से 13 नंबर है, हालांकि थर्ड क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न है कि क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की, है ना। पाकिस्तान जो प्रपोजल आया उसका ड्राफ्ट है वो किसने बनाया। पहला है रहमत अली, बी सिकंदर हयात खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी फजलुल हक। ये 4 ऑप्शंस है। तो क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान प्रपोजल, पाकिस्तान प्रपोजल। तो पाकिस्तान प्रपोजल के बाद पाकिस्तान बनेगा, उसका ड्राफ्ट भी बना होगा। तो पाकिस्तान ड्राफ्ट पूछ रहा है कि ये बेसिकली ड्राफ्टिंग किसने तैयार किया था, कि जो पाकिस्तान बनेगा एक्चुअली में वो कौन था। तो ये अब इस क्वेश्चन का लॉजिक देखो, इसका आंसर कोई जैसे बता दे सिकंदर हयात खान, तो ये दैट इज नॉट द रीजन। ये हो सकता है अगला बार थोड़े ना पूछेगा, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि पूछ कहाँ सा रहा है। तो ये जब पढ़ रहे हैं आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जैसे एपिसोड में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे एपिसोड में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, जब गांधीयन फेज हम लोग देखते हैं तो गांधीयन फेज बेसिकली गांधीयन फेज, ये गांधीयन फेज कब से कब तक बोल रहे हैं ना, 1919 से लेके 1947 तक ये गांधीयन फेज है। एक्चुअली में 39 तक था, राइट, ये 42 तक बोले। तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या देखा था कि पूछा है पूर्ण स्वराज, मैंने 1929 के आसपास। फिर एक बार पूछ रहा है दांडी मार्च 30 उसके आसपास, क्योंकि वो तो लिंक में मिल गया। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, पाकिस्तान प्रपोजल, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि 1928 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या आया, इस साल कब क्या आया, नेहरू रिपोर्ट।
तो जो नेहरू रिपोर्ट है, इसी नेहरू रिपोर्ट के बाद से ही प्राइमरीली मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग अलग रास्ते में चले गए, ये सभी को पता है। और नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना भी उधर चला गया सफ़ी सेक्शन में। तो उसके पहले जो पाकिस्तान को जो आइडिया है वो रहमत अली बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, पी माने पंजाब, के माने कश्मीर, ऐसा करते हुए ए माने अफगानिस्तान, तान मतलब बलूचिस्तान, राइट, इस तरह से करके उसने बनाया था। तो आइडिया है रहमत अली, तो आइडिया रहमत अली ये नहीं मारना है। लेकिन जब हम देखेंगे कि 42 के बाद जब डेवलपमेंट हो रहा है, जब क्रिप्स मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जा रहा है, वेबल प्लान भेजा जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान प्रपोजल्स आया था। तो वहाँ पर देखेंगे कि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर हैं कौन, ना सिकंदर हयात खान। तो ऑब्वियसली बात है कि उसी समय ड्राफ्ट बना होगा, तो इसमें आप आंसर मार लगा सकते हैं। तो ये आखिर तैयार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि आपको बस तुरंत याद आ जाएगा, नहीं। तो इसका लॉजिक वो है कि यहाँ से पढ़ेंगे आप तो अलग डायरेक्शन में जो कम्युनलिज्म जा रहा है, तो कम्युनलिज्म अभी मॉर्निंग में क्या बताया था मैंने कि नेशनलिज्म राइज होना शुरू हो गया, कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। तो कॉलोनियलिज्म को जब नेशनलिज्म सरपास कर देगा तब जाके देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, माने इंडिपेंडेंस। दूसरे हैंड में देखो 1928 के बाद कम्युनलिज्म भी बढ़ रहा है। तो कम्युनलिज्म बढ़ते डेडलॉक हो गया था ना, कि मुस्लिम लीग के लिए क्या था, दो हमको अलग राष्ट्र चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंट लेकिन कंसोलिडेशन। तो ये कभी हुआ नहीं, फाइनली जब कम्युनलिज्म के चलते पार्टीशन हो गया। तो आपको जानना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान का हिस्ट्री तो हमारे इंडिया हिस्ट्री से ही लिंक्ड है, तो ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है, मतलब लेवल थोड़ा सा बड़ा। अब देखो फोर्थ जो नंबर का क्वेश्चन पूछा है वो कुछ ऐसा है कि माउंटबेटन प्लान माने जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संतुष्टि की गई, है ना, कि मतलब सिंध में, बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिम सीमांत माने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, क्या उन सब एरियाज में मतलब माउंटबेटन प्लान बेसिकली है क्या, माउंटबेटन प्लान। तो ये अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि आंसर तो ठीक है, आंसर तो बता देना, दैट इज द नॉट लॉजिक। सो माउंटबेटन प्लान है क्या, और इसको अब नेक्स्ट टाइम कैसे पढ़ेंगे, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस अलग और क्या आ सकता है उसको तैयार कैसे करेंगे, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो माउंटबेटन प्लान देखो कैसे है कि 1942 तक तो आप याद कर ही रहे हैं उधर नेशनल मूवमेंट के हिसाब से, एंड ऑब्वियसली पार्टीशन इज द चैप्टर, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तो पार्टीशन विथ इंडिपेंडेंस ये चैप्टर का नाम है लास्ट में। तो पार्टीशन विथ इंडिपेंडेंस शुरू कहाँ से हो रहा है ना, 1942 में क्या हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद सभी को पता है अगस्त ऑफर 1940 जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड एक्सेप्ट किया ब्रिटिश ने, और ये तो क्लियर हो गया कि संविधान बनाने के लिए अब ब्रिटिश ने इंडियंस के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। माने अभी तक हम लोग का संविधान बनाना एक इलेजिटिमेट डिमांड था, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ये पहली बार एक्सेप्ट किया है। तो इसके बैकग्राउंड में अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, फिर सिचुएशंस को ठीक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन भेजा जाएगा। तो पहला था क्या, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। दूसरा क्या हुआ, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है वो बेसिकली कैबिनेट मिशन 1946 ये सॉल्यूशन था, प्रपोजल नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में ABC में कैटेगराइज किया गया, मैंने प्रोविजन था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, इलेक्शंस हुए थे, ये पॉलिटी की क्लास में भी हम पढ़ाए हैं या फिर पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद सब कुछ क्लियर हो गया था कि इससे और अच्छा नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी में वेबल प्लान आता है और माउंटबेटन को स्पेशल इंचार्ज दे के चला गया था, बना के बताया गया था।
तो ये कैबिनेट मिशन प्लान में जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्यूशन के लिए ही बेसिकली माउंटबेटन प्लान था। तो माउंटबेटन को स्पेशल पावर में भेजा गया था। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब ये देखें तो आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल चीज़ें जो हो रही है वो सब पढ़ना है, और कहीं पर आर्बिट्ररी फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, राइट ना। इसी सीक्वेंस में आपको जानना है क्रिस मिशन क्या था, क्या प्रोपोजल्स थे, कैबिनेट में क्या था, क्या प्रोपोजल थे, माउंटबेटन में क्या था, क्या प्रोपोजल्स थे, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन है आपका। तो ये 5 क्वेश्चंस जो है आपका मॉडर्न से पूछा गया है, और ये मॉडर्न से क्वेश्चन जो पूछा गया, ये स्पेक्ट्रम जो किताब है उसको अभी पढ़ेंगे और उसको जिस लॉजिक में बताया उसी में पढ़ेंगे, आर्बिट्ररी, क्योंकि वो भी बल्कि किताब है, राइट। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इससे आपको हेल्प होगा बुक को पढ़ने के लिए। अब 7 to 10th जेपीएससी है, उसके क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करें और ओरिएंटेशन की बात करें। 7 to 10th जेपीएससी, तो 7th to 10th जेपीएससी पीटी, इसमें ये जो आपका कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, ये 2021 में हुआ, और 2021 हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में मॉडर्न, और इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो ये 5 क्वेश्चन का नेचर समझते हैं हम लोग, ओके। 7 to 10th जेपीएससी पीटी, इसमें से जो 5 क्वेश्चन है मॉडर्न से, एक क्वेश्चन है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था ना। 26 जनवरी को किस दिन माने नाम से जाना जाता था? शहीद दिवस, बी संविधान दिवस, सी पूर्ण स्वराज दिवस, और डी गणतंत्र दिवस। किसके नाम से जाना जाता था? तो ऑब्वियसली 26 जनवरी क्यों फेमस है? लाहौर सेशन, इसलिए पूर्ण स्वराज। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा क्यों ना 26 जनवरी 1929, है ना, क्योंकि 1930 को हम लोग सेलिब्रेट किए थे, ठीक। तो ये लाहौर सेशन से लिंक्ड है, लाहौर सेशन से लिंक्ड है। और जब लाहौर सेशन बोले तो फिर आपका दीदी फोकस कहाँ जाना चाहिए? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स में कहाँ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस है, ठीक। तो पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न एक ही है, पैटर्न में कोई ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं हो रहा है। हाँ, कैपेसिटी की बात है, ये सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, है ना, लॉजिक भी आपका काम करना चाहिए, ठीक। दूसरा देखें, सेकंड क्वेश्चन इज द ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ये थोड़ा सा फैक्ट है, लिटरली। अब मैंने स्पेक्ट्रम 2-3 बार पढ़े तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए, या भौतिक विज्ञान के लिए, या फिर कहीं आप देखे होंगे टेस्ट पेपर में तो तुरंत बन जाएगा। तो ये ब्रिटिश, मैंने आर्बिट्ररी थोड़ा बोल सकते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के लिए, है ना, पीस के लिए। तो इसका आंसर पीस होगा। तो ये है विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्पेक्ट्रम की किताब से ही है, कुछ पर्सनालिटी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर, इसमें बहुत घबराना नहीं है। तीसरा साइड या थर्ड क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, है ना माने एजुकेशनल रिफॉर्म से है। द फर्स्ट एजुकेशनल प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? लॉर्ड विलियम वेडेनबर्न 1885 में, लॉर्ड कर्जन 1905, लॉर्ड लिटन 1880, लॉर्ड रिपन 1882। तो रिपन को द रिफॉर्मर बोलते हैं, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, डायरेक्शन कहाँ चला गया? एजुकेशनल रिफॉर्म्स में चला गया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स in what? Colonial time, एजुकेशनल रिफॉर्म इन colonial time, इससे क्वेश्चन है। तो जब एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो फिर से वही आप अपेंडिक्स पे जाए या फिर स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ेंगे तो देयर इज ए चैप्टर
वहाँ पर मैं क्लास में हमेशा बताते रहता हूँ कि क्या है एजुकेशनल रिफॉर्म में 1854, इसमें क्या आया था, वुड्स डिस्पैच, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद हंटर कमीशन आया था, ठीक, तो ये हंटर कमीशन, ठीक है। फिर इस तरह की चीज़ें और है, सेडलर कमीशन, रेले कमीशन, ये सब बहुत सारे हैं। तो वो लिस्ट बेसिकली आपको एजुकेशनल रिफॉर्म से पूछता है। तो देखो एक फैक्ट याद रखो कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इसको आप तैयार करो। दूसरा प्रेस, ये आप तैयार करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने क्या बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश की पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। और इन शॉर्ट नेशनल मूवमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही 1885 से, ठीक। लेकिन नेशनल मूवमेंट को पेज बाय पेज पढ़ेंगे तो अभी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी होगा, राइट। तो समझ में आया। अब थोड़ा सा चलते हैं। तो एजुकेशन रिफॉर्म देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्थ में बात करें अपन लोग ना, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, कि जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए उसके लिए जो परमानेंट सेटलमेंट और रियतवाड़ी सिस्टम, ये कहाँ शुरू किया गया। माने पहले है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरे है रियतवाड़ी सिस्टम। तो ऑर्डर भी बताना है, क्या ये मद्रास एंड पंजाब में, बी मद्रास एवं बंगाल में, सी पंजाब एवं बंगाल में, डी बंगाल और मद्रास में। तो सभी को पता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, वही पुराना चैप्टर लैंड रिफॉर्म्स। तो आज के ओरिएंटेशन क्लास में ही मैंने इसको बताया है, लैंड रिफॉर्म्स, कि सबसे पहले क्या लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले क्या लाया, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद क्या लेके आए, रियतवाड़ी सिस्टम, रियतवाड़ी सिस्टम। उसके बाद क्या लेके आए, महलवारी सिस्टम, महलवारी। उसके बाद क्या आए, मालगुजारी, मालगुजारी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर, बंगाल। ये कहाँ पर, मद्रास। कब, मुनरो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्लास में अक्सर बताते रहते। तो एजुकेशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, देखो वहीं से क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बंगाल एंड मद्रास। अब ये थोड़ा सा एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि जो फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा 4 क्वेश्चन हो गया, अभी देखिए एक और है 5। इसमें पूछा कि आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो ना। स्वदेशी मूवमेंट है, लखनऊ पैक्ट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। मैंने 4 एपिसोड दे दिया है, इंसिडेंट्स है ना, 4 इवेंट्स, और उसको आपको सजाना है ना, क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो क्रोनोलॉजी में सजाना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। कौन कौन से है इसमें, स्वदेशी मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। तीसरा आपका है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। चौथा है आपका माने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो शॉर्ट में मुस्लिम लीग लिख दे। तो आपको इसको क्रोनोलॉजी में बताना है कि कौन सबसे पहले हुआ, कौन बाद में हुआ। तो ये नेशनल मूवमेंट के पूरे एपिसोड है, वही मैंने फर्स्ट जो अभी स्लाइड में बताया था। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ, 1905 के आसपास, मैंने अगस्त में शुरू हुआ ये। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916, है ना। लखनऊ पैक्ट को 2 चीज़ के लिए जाना जाता है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आए, और दूसरा इंडियन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए, इसलिए इसको डबल रियूनियन पैक्ट बोलते हैं। कौन था इस समय प्रेसिडेंट, AC मजूमदार। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ है, 1919 में, जिसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब है, 1909, ठीक, जिसमें पहली बार मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1905 में ही है। तो ये सबसे पहले हुआ। दूसरा नंबर पे ये होगा, तीसरा नंबर पे आप इसको रख दो, चौथे नंबर पे इसको रख दो। तो वट एवर विद द आंसर, इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए आप। तो पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन है। इसी तरह के अलग भी बहुत सारे डेवलपमेंट है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ देगा,
अगस्त टॉपर पूछ देगा, फर्स्ट वार ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार पूछ देगा, या फिर माउंटबेटन प्लान पूछ देगा। ठीक, तो इस तरह से आपको तैयार रहना है। तो ये क्वेश्चन अब आर्बिट्ररी कैसे करोगे आप, है ना, कि बस आपको लिख के दे दे ये एपिसोड है, कौन बता देगा कि आपको सी राजगोपालाचारी प्लान कब आया था। ठीक, अभी जैसे पूछ दिया है कि पाकिस्तान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया, ये पूछ देगा कि आइडिया वाज गिवन, है ना, या फिर मोहम्मद इकबाल ने कब आइडिया दिया, फिर उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस लिंक कर देगा। तो थोड़ा सा आपको तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद 6 माने 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी मॉडर्न से ही है कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। एक ऑप्शन है कि प्रांतीय स्वायत्तता, उसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये पूछ रहा है कि किसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बेसिकली स्टैब्लिश किया। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फोर्थ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली हम इसको पॉलिटी में रखेंगे, ये क्वेश्चन को पॉलिटी। तो चूंकि पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है ना। अभी जैसे बैकलॉग वाले पेपर में क्या पूछा कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया हुआ था, बनाया गया था, द रेगुलेटिंग एक्ट, उसका पहला ही फीचर है। उसी तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट के तहत बना, ये पूछ रहा है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यदि किसी को पता है तो 1935 एक्ट माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें था, और 1937 में बना था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि 1939 में जाके खत्म हो गया। तो आंसर तो इजी है कि 1935, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको तो बहुत अच्छे से करेंगे। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, राइट, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ये 3 बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा सब थोड़ा थोड़ा तो तैयार करना ही है, राइट। जैसे पूछ देगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। गेटिंग माय पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। पहला ऑप्शन है स्पेन वासियों ने 1680 में, बी है फ्रांसीसियों ने 1745 में, सी ईस्ट इंडिया कंपनी 1674, पुर्तगाली दैट इज 1550। तो माने प्रिंटिंग प्रेस माने प्रेस की बात, एजुकेशनल रिफॉर्म, उसके बाद मैंने क्या बोला है प्रेस रिफॉर्म, यहीं से क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली पुर्तगीज थे, तो इसका मतलब है कि ये हिंट है कि किन किन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 3 जेपीएससी के पेपर्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इससे एक तो कंक्लूजन है कि मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस कोई फिक्स्ड माने चैप्टर या टॉपिक नहीं है, एक पैटर्न है, लेकिन उस पैटर्न को पढ़ना है आपको, और उसके लिए कुछ सोर्सेस मैंने जो बताया है, जो तरीका बताया है, उसको करेंगे तो 5-6 दिन में आप कवर कर लेंगे एक राउंड, राइट। और उसको फिर थोड़ा क्रिस्टलाइज करें, है ना। अब जैसे सब्सिडियरी अलायंस पूछा है, एक बार पूछा कि फर्स्ट कौन था, एक बार पूछा कि बागत जो है वो कब किया गया, तो एक लिस्ट होगा पूरा। उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी कुछ किया गया होगा, उसी तरह से और भी है। तो अप्रोच मैंने बताया कि किस तरह से, जब मूवमेंट के हिसाब से पढ़े तो कैसा, पॉलिसी के हिसाब से पढ़े तो कैसा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट रिवॉल्यूशनरीज के हिसाब से कैसे पढ़ना है। अभी जैसे बैकलॉग में पूछा गदर पार्टी का जो ओरिजिनल नेम क्या है, तो गदर पार्टी कहाँ से आ गया, वैक्यूम से तो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो गदर पार्टी जब आप पढ़ेंगे तो वही रिवॉल्यूशनरीज ही तो है ना। तो रिवॉल्यूशनरीज इंडिया में है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी के ब्रांचेज कुछ इंटरनेशनल भी तो थे, लाइक सैन फ्रांसिस्को में थे, बर्लिन कमेटी था, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक, क्योंकि बाहर जा रहा है। दादा भाई नौरोजी जो पूछा, तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, प्लस वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए वो क्राफ्ट्समैन थे, राइट। ड्रेन थ्योरी के लिए भी वही पॉइनियर पर्सनालिटी हैं। तो ये शॉर्ट वीडियोज़ का ऑब्जेक्टिव था, ये डिस्कशन अप्रोच था कि आप एक तरीका समझे मॉडर्न को पढ़ने का, क्योंकि हिस्ट्री में भी ठीक ठाक पढ़ना है, एंशिएंट मेडिएवल तीनों पार्ट को ठीक ठाक पढ़ना है। तो इस समय में थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, राइट। तो
हम लोग का जो लाइव क्लास सेशन थोड़ा अभी टेक्निकल एरर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे ही। थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में भी क्लासेस होगी, जिसमें कि मोस्टली आप लक्ष्मीकांत की किताब को ही पढ़ें। लक्ष्मीकांत की किताब पोटेंशियल किताब है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, राइट। तो उसको भी ठीक से करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।